जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार आपके अपने YouTube परिवार में। तो हम लोग पिछली 3 कक्षाएं जो था वो वर्ण विचार पर हम लोग कर चुके थे। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण विचार का ही लास्ट और मतलब फाइनल पार्ट है। इसमें आपको पूरा वर्ण विचार समुचित हम खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक होगा, ठीक है, एग्जाम के व्यू से उसको फिर हम लोग पढ़ने की चेष्टा करेंगे। तो वर्ण का हम प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बहुत से क्या कहते हैं स्वर और व्यंजनों वर्ण के बारे में पढ़ लिया था। अब वर्ण के अन्य प्रकार में आपका है घोषात्व के आधार पर वर्ण के प्रकार। आज हम पहले लिखे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि ये भी लिख करके ही बता रहे थे। हुआ क्या कि वीडियो चालू ही नहीं था उधर से, ठीक है, तो इस वजह से हमने इतना बोल दिया और वीडियो चालू ही नहीं था। फिर देखे पीछे जाकर तो वीडियो चालू ही नहीं है, तो ठीक है, इस वजह से लिखा हुआ है। फिर आगे हम खुद लिखेंगे अभी, ठीक है। ये नहीं कहिए अक्सर पहले से लिख करके रखे हुए हैं, ये हम पढ़ा चुके थे, वीडियो चालू नहीं हुआ था, इस वजह से हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं। तो घोषात्व के आधार पर होता है कि जैसे हम बोलते हैं तो बोलने में क्या होता है, हमारा जो गला है, ये स्वर तंत्र है, लिरिक्स है, इसमें क्या होता है, झंकार उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो उसी के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है सघोष या घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। सघोष या घोष वर्ण किसको कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में गला में झंकार या कंपन उत्पन्न होता है उसको सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण के उदाहरण में आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। वर्ग कहने का मतलब है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये सब का क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। इसके अलावा य, र, ल, व और ह, और इसके अलावा जो 2 उत्क्षिप्त है वो 2 उत्क्षिप्त और सभी स्वर मिल करके किसका निर्माण करेंगे, सघोष या घोष वर्ण का निर्माण करेंगे, ठीक है। अघोष वर्ण की बात करें तो जिस वर्ण के उच्चारण में गला या स्वर तंत्र में झंकार या कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अघोष वर्ण कहते हैं। तो इसका कौन सा प्रकार है, इसके कितने उदाहरण हैं, तो प्रत्येक वर्ग का आपका हो जाएगा पहला और दूसरा वर्ण तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, यानी 5, 5, 10 और 3, 13 वर्ण जो है अघोष का उदाहरण है। ये घोष और अघोष की हम लोगों ने बात किया। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार, ठीक है। किसके आधार पर, प्राणत्व। प्राणत्व कहने का अर्थ है कि किसी वर्ण के बोलने में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है और किसी वर्ण को बोलने में कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो प्राणत्व के आधार पर हम लोग या काकल्य के आधार पर हम लोग वर्ण के प्रकार को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो वो है दूसरा हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राणत्व, प्राणत्व, प्राणत्व या प्राणवायु, प्राणत्व या प्राणवायु या वायु प्रक्षेप, प्राणवायु या वायु प्रक्षेप, प्राणत्व, प्राणवायु या काकल वर्ण, काकल के आधार पर वर्ण, काकल के आधार पर वर्ण, ठीक है। तो इसके आधार पर भी वर्ण 2 प्रकार के हैं, ठीक है। कोई वर्ण ऐसा होता है जिसमें अधिक सांस वायु की आवश्यकता होती है और कोई वर्ण ऐसा होता है जिसमें कम सांस वायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इसका 2 प्रकार है, कौन कौन है, तो पहला है आपका अल्प प्राण, कौन सा है, अल्प प्राण, और दूसरा जो है वो है महाप्राण। दूसरा कौन सा है, दूसरा है महाप्राण। पहला है अल्प प्राण और दूसरा क्या है, महाप्राण। तो अल्प प्राण बात से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे, ठीक है। जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम श्वास की आवश्यकता होती है उसको क्या कहेंगे, तो अल्प प्राण कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्प प्राण कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु की, बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्प प्राण कहते हैं। तो गौर करेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है उसको क्या हम लोग बोलेंगे, यानी बहुत कम श्वास की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्प प्राण के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, अल्प प्राण। अब इसका उदाहरण है कि प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 यानी विषम संख्या वाला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, कौन कौन, पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा जितने भी आपके
अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, यानी य र ल व, इसके अलावा सभी स्वर और अनुस्वार और एक उत्क्षिप्त मिला करके अल्प प्राण की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? अल्प प्राण की रचना करते हैं। जैसे कि हम लोग लिखेंगे क्या, इसका उदाहरण तो याद रखना, उदाहरण ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लिखिएगा आप लोग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस य र ल व प्लस सभी स्वर प्लस हो जाएगा आपका विसर्ग, और इसके अलावा विसर्ग के अलावा आपका एक उत्क्षिप्त वर्ण मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे? अल्प प्राण का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? अल्प प्राण का निर्माण कर देंगे। विसर्ग लिख दिया, अनुस्वार इसमें लिख लीजिएगा, सभी स्वर और अनुस्वार इसमें होगा, विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि विसर्ग में अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है। अनुस्वार कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा? अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह तो जानवे करते हैं, ठीक है। ये अनुस्वार और एक उत्क्षिप्त मिलकर के किसका निर्माण कर लेता है? आपका अल्प प्राण का निर्माण कर लेता है। कौन कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य र ल व और सभी स्वर और अनुस्वार और एक उत्क्षिप्त मिलकर के किसका निर्माण कर लेता है? अल्प प्राण का निर्माण करता है। महाप्राण की बात करते हैं तो जिस वर्ण के उच्चारण में ठीक है, अधिक प्राण वायु की आवश्यकता, अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है, अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं महाप्राण। उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण में बात करेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ठीक है, ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, और प्लस में आपका क्या कहते हैं? विसर्ग और एक उत्क्षिप्त मिलकर के किसका निर्माण कर लेता है? महाप्राण का निर्माण कर लेता है। तो ये हम लोगों ने देखा प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार। फिर आगे की ओर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे और उसके बाद आपका जो आगे का टॉपिक होगा वर्ण क्या कहते हैं, वर्णों के उच्चारण था, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वर्णमाला क्रम को देख करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे अच्छे तरीके से आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नवनिर्मित। आप देखिए कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हम लोगों ने किसी दूसरे भाषा से ग्रहण किया है, ठीक है, तो उसको हम लोग गृहीत वर्ण कहेंगे, ठीक है, या आगत वर्ण कहेंगे। कुछ ऐसे वर्ण हैं, जैसे आप लोग लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, गृहीत ध्वनि, गृहीत या आगत, गृहीत या आगत ध्वनि। कुछ ऐसे वर्ण है, ध्वनि है, जिसको हम लोगों ने किसी दूसरे भाषा से लाया है या ग्रहण किया है। तो गृहीत या आगत ध्वनि जो है वो आपका एक, यहाँ सब दो तीन गो ऐसा दो तीन गो कहते हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे कि आप क्या कहते हैं, नुक्ता वाला बात सुने होंगे, नुक्ता चिन्ह। ये नुक्ता चिन्ह जो है ये गृहीत या नवनिर्मित ध्वनि, इसी को हम लोग कहें क्या बोलेंगे, नवनिर्मित भी बोलेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा गृहीत आगत ध्वनि, गृहीत या आगत तथा नवनिर्मित ध्वनि, नवनिर्मित ध्वनि, गृहीत आगत या नवनिर्मित ध्वनि। तो गृहीत आगत या नवनिर्मित में सबसे पहले बात गृहीत ध्वनि की करते हैं। तो गृहीत ध्वनि में आप ये जो अर्धचंद्राकार बात देख रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, ये जो हम लोग लिया है कहाँ से, तो अंग्रेजी भाषा से। कहाँ से आया ये, इसको हम लोगों ने अंग्रेजी से ग्रहण किया, अंग्रेजी से इसको क्या किए हम लोग, ग्रहण किए। जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखने के पश्चात में आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग अर्धचंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र। इसको क्या बोला जाता है, अर्धचांद, ठीक है, या अर्धचंद, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र हम लोग बोलते हैं। इसी में है कि आपका जो नुक्ता है ये नवनिर्मित ध्वनि है। क्या है, नवनिर्मित ध्वनि, नवनिर्मित ध्वनि, नवनिर्मित ध्वनि। नवनिर्मित ध्वनि में जैसे आप लोग बात करते हैं, ये नुक्ता का चिन्ह, इसको तल बिंदु भी चिन्ह कहते हैं। इसी में आता है ख, इसी में आता है ग और ज
और फ, यही 5 गो वर्ण ऐसा है जिसमें आपका ये नुक्ता या तल बिंदु चिन्ह लगता है। इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता या तल बिंदु चिन्ह। इस चिन्ह को क्या बोला जाता है? नुक्ता, नुक्ता या तल बिंदु चिन्ह। क्या बोलते हैं? नुक्ता या तल बिंदु चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लग जाने से इसके उच्चारण पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर जौ सीधा सिंपल बोला जाता है, जब ये लग जाता है तो इसके उच्चारण हम लोग जौ कहते हैं, थोड़ा जोर देके इस पे बोला जाता है और अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये नवनिर्मित या आगत ध्वनियां थी कुछ। अब फिर आगे की ओर हम लोग देखते हैं, ये हो गया नवनिर्मित और आगत ध्वनि। अब इसी में है आपका एक ठो और आता है द्वित्व वर्ण। कौन सा वर्ण? द्वित्व, द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण, द्वित्व मतलब होता है कि जब दो वर्ण की आवृत्ति लगातार आती हो। ठीक है, जब दो वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब लगातार रिपीटेशन, जब दो वर्णों की आवृत्ति लगातार हो उसे द्वित्व कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्वित्व कहते हैं। जब दो वर्ण की आवृत्ति लगातार हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं दिल्ली, तो दिल्ली शब्द में देखिएगा लगातार ल और ल है, इसको द्वित्व बोलेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चा, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें जो है एक ही रंग का जो वर्ण है, ठीक है, समान वर्ण है, लगातार दोनों वर्ण का रिपीटेशन हो गया है, इस वजह से इसको द्वित्व वर्ण हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? द्वित्व, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार हो। जब दो, या सीधा लिखेंगे जब एक ही वर्ण की, ठीक है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार हो तो उसे क्या बोलते हैं? द्वित्व। ये एक ही वर्ण है ल और फिर आगे वाला ल, ये दोनों का लगातार आवृत्ति हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्वित्व वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? द्वित्व वर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसी में कुछ और पॉइंट है, जैसे देख लीजिएगा कि आपको कुछ नियम है यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ऐसे विद्यालय में ऐसे शब्द क्या कहते हैं, ऐसे ध लिखा हुआ आप लोगों ने पाया होगा, इस टाइप से रहता है। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है, हम इसका सिर्फ बात करते हैं, ये जो है आपका, इसमें जो है आपका दो आधा गो है और य पूरा है। क्या है इसमें? ये किसे किसे मिलकर के बना हुआ है? दो आधा गो है और य पूरा से मिलकर के दो य संयुक्त मिलकर के ध बना हुआ है। अब इसी में कुछ और भी बात आता है, जैसे कि आप लोग देखते रहिएगा, जैसे पद्मिनी लिखा जाता है, तो पद्मिनी में क्या होता है, जैसे म लिखते हैं तो आधा गो म रहता है और आधा गो द, इस टाइप से पद्मिनी लिखा जाता है म। इसमें जो है आधा गो द है और पूरा म है। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं द और व, इस टाइप से लिखते हैं, तो इसमें भी आधा द है और पूरा वो है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे वर्ण है जिसको आप लोग को नोट करके याद रखना पड़ेगा कि कौन आधा और कौन पूरा है। जब ये जिसके गोद में रहेगा जो वो पूरा रहेगा, ठीक है, और जिसके गोद में है वो आधा रहेगा। जैसे ओ है द के गोद में, तो द वो यहाँ पर पूरा है और द आधा है। ये बातें आप लोग को नोट कर लीजिएगा। फिर आगे इसी में आता है, जैसे कि क्या कहते हैं, र का विभिन्न रूप। जैसे कि आप र भी आपको विभिन्न रूप में देखने को मिल जाएगा। जैसे र का विभिन्न रूप अगर हम बात करें, र का विभिन्न रूप, र जो है आपका वो विभिन्न रूपों में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एक होता है र का रेफ वाला रूप, रेफ वाला रूप में र रहेगा इस टाइप से, कर्म। ठीक है, तो रेफ वाला रूप में र क्या होता है? आधा होता है। रेफ वाला में र क्या होता है? आधा होता है। आधा कहने का मतलब जब इसको हम लिखेंगे इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। क्या, कैसे लिखेंगे? इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, इसी में दूसरा जो नियम है कि अगर पदेन रूप, पदेन मतलब जो नीचे में रो लगता है, पदेन रूप में रो क्या होता है? पूरा होता है। क्या होता है? रो पूरा होता है। जैसे कि आप बात करते हैं, जैसे क्र लिखें तो इसमें ये पूरा है। क्या है? पूरा है। इसी में अगर हम बात यहाँ देखिए, क्र ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसी में अगर हम लोग लिखते हैं ट्र लिखते हैं, तो ट्र में ये ट आधा है और र क्या है? पूरा है। तो नीचे में भी जितना है, जो वर्ण मुड़ा हुआ मिलेगा नीचे से, तो उसमें इस टाइप से रो आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कुछ बातें हैं जो इसको आप लोग को याद रखना है कि रेफ वाला रूप में जो है, ठीक है, उसमें र आधा होता है और पदेन रूप यानी जितना भी रो नीचे लगेगा उसमें र क्या होता है?
पूरा होता है, उसमें र क्या होता है, पूरा होता है। ये बातें आप लोग कंठस्थ हो जाइए, इसको लिख लेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं। क्या करते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान। हेडिंग डाल लीजिएगा, यहां से खूब क्वेश्चन रहता है। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, तो वर्ण जो है ये विभिन्न स्थानों से उच्चारित होते हैं। कोई कंठ से होता है, तो कोई तालु से होता है, कोई मूर्धा से होता है, कोई नाक और मुख के सहायता से होता है। ठीक है, तो वर्णों के उच्चारण के विभिन्न जगह हैं, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। तो पहला जो है हम लोग कंठ से शुरू करते हैं। ठीक है, कंठ से। तो आप देखिए कंठ से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो कंठ से आपका बोला जाता है अ और आ। ठीक है, उसके बाद जितना भी क वर्ग है ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ह भी कंठ से बोला जाता है, और विसर्ग जो है ये भी कंठ से बोला जाता है। तो कंठ से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, ओ आ से, ओ आ का होता है क वर्ग यानी क ख ग घ अंग का, ह का, और विसर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, हमारा कंठ से बोला जाता है। बोल करके देख लीजिए, नहीं परमाना है तो अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, विसर्ग में कंठ पे जोर पड़ता है, तो कंठ से उच्चारण स्थान ये होता है। कंठ के बाद आता है हम लोग का तालु। क्या आता है, तालु। तालु, तालु भी मुख का ही भाग है। तालु से जो जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसमें होता है हर्षी ई दीर्घी। किसका किसका, तो हर्षी ई, तालु से आपका होता है हर्षी ई और दीर्घी। उसके बाद चौवर्ग, हर्षी ई और दीर्घी और चौवर्ग, और तालव्य स और य का, किसका किसका, य एवं तालव्य स का जो उच्चारण स्थान होता है तालु से। तो तालु हो जाएगा तालु ई चौवर्ग य और तालव्य स, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, तालव्य स। तालु से उच्चारित होने के कारण तालव्य स। इसी में आ जाता है मूर्धा से उच्चारित। 3 नंबर जो है वो मूर्धा, मूर्धा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, मूर्धा। मूर्धा से है उच्चारित ऋतु रसानाम, कहते हैं ऋतु रसानाम हो जाएगा आपका ऋतु रसानाम मूर्धा, ये सूत्र होता है संस्कृत में। लेकिन मूर्धा से हो जाएगा आपका ट वर्ग, यानी मूर्धा से आपका क्या क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट वर्ग हो जाएगा, ऋतु रसानाम तालु, री हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, र हो जाएगा, और मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान किससे होगा, मूर्धा से होगा। तो इसकी वर्ण का री होगा, ट वर्ग होगा, र होगा, और मूर्धन से, ऋतु रसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, सॉरी ऋतु रसानाम मूर्धा। तो री और ट वर्ग और रो और क्या कहते हैं, मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो मूर्धा से होता है। मूर्धा के बाद आते हैं हम लोग दंत। किससे, दंत। आप देखिए दंत से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, दंत। ठीक है, दंत यानी दांत से। ठीक है, किसे, दंत यानी दांत से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो दांत से होता है आपका त वर्ग का। किसका किसका उच्चारण होता है, त वर्ग का, त वर्ग का उच्चारण स्थान। उसके बाद ल, ठीक है, कौन कौन, त वर्ग, ल और स, और ये नुक्ता का ज, नुक्ता वाला ज, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, दंत से। दंत से किसका किसका, तो त वर्ग का, ल का, उसके बाद दंत स्व का और ज का उच्चारण स्थान दंत से होता है। किससे होता है, दंत से होता है। इसी में आता है ओष्ठ। अब ओष्ठ से किसका किसका उच्चारण होता है, तो ओष्ठ से होता है आपका हर्षु उ और दीर्घ उ का, उसके बाद प वर्ग का। किसका किसका, हर्षु उ और दीर्घ उ और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान कहां से होता है, ओष्ठ से होता है। बोल करके देखिए, उ प फ ब भ म, तो ओष्ठ का यहाँ पर सहयोग लिया जा रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओठ से होने वाले उच्चारित होने वाले वर्ण इसको कहेंगे। ठीक है, ये ओठ से हो गया। इसी में आप देखिए कंठ और तालु जब मिलता है तो उससे आपका क्या कहते हैं, ए और ऐ का उच्चारित होता है। किसके किससे, कंठ और तालु से। तो 6 नंबर लिखेंगे कंठ तालु। कंठ तालु से किसका किसका, कंठ तालव्य या कंठ तालु दोनों मिला करके लिखा रहेगा। तो इससे आपका हर्षी ए मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। इसी में आते हैं दंत ओष्ठ, दांत एवं ओष्ठ से। ठीक है, दंत ओष्ठ और दांत और ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, तो दांत और ओष्ठ से उच्चारण होता है वो, और ये नुक्ता का फ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, दांत और
ओष्ठ से होता है। कहां से होता है? दांत और ओष्ठ से उच्चारित होता है वो, और नुक्ता का फ। इसी में आता है कंठ और ओष्ठ, यानी 8 नंबर जो है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ की सहायता से किसका उच्चारण होता है? ओ और औ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो कंठ ओष्ठ से होता है। कहां से होता है? कंठ ओष्ठ से होता है। नीचे दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है यहां तक। अब इधर की ओर आते हैं, ठीक है, कंठोष्ठ हो गया। यहां आते हैं, ये कितना तक? 8 तक हुआ, 6 7 8 कंठोष्ठ हो गया। इसी में आता है नासिक्य वर्ण। कौन सा वर्ण? नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण देखिए, नाक से जिस वर्ण का उच्चारित होता है, तो प्रत्येक वर्ण का पंचमा अक्षर जो है नाक से उच्चारित होता है। ठीक है, कौन कौन? तो या, वा, न, म, और एक आपका जो अनुस्वार है ये भी किससे उच्चारित होता है? नाक से। अब क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि भाई नासिक्य वर्ण की संख्या कितनी है? तो 6 गो, लेकिन नासिक्य व्यंजन की संख्या पूछ लेगा तो 5 गो। क्यों? क्योंकि स्वर को हम लोग व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते। इसका स्वर को कहते हैं, अनुस्वार को हम लोग व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये अलग ही रहता, अयोगवा ये अलग ही फैमिली का है। ठीक है, तो नासिक्य वर्ण में आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, ये 5वां अक्षर जो होता है वो नासिक्य। इसी में क्वेश्चन आता है नासिक्य वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप गिन सकते हैं 6 गो। नासिक्य वर्ण की संख्या कितनी है? 6 गो है। इसी में लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा नासिक्य व्यंजन की संख्या कितनी है? नासिक्य व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है, इसी में आता है एक अनुनासिक वर्ण। कौन सा? अनुनासिक वर्ण। ठीक है, अनुनासिक वर्ण यानी नाक और मुख की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुनासिक वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। नाक और मुख से जिसका उच्चारण होता है किसके श्रेणी में रखते हैं? अनुनासिक वर्ण की श्रेणी में। तो नाक और मुख से बोला जाता है कौन कौन? तो नाक प्लस मुख को अनुनासिक कहते हैं। नाक और मुख से जिसका उच्चारण होता है अनुनासिक। जैसे इसका उदाहरण वही है कि अंग है, यहाँ है, नो है और म है। ये क्या है? ये अनुनासिक वर्ण है। इसी में आता है निर अनुनासिक वर्ण। निर अनुनासिक वर्ण। तो निर अनुनासिक वर्ण है जो जिसका केवल नाक से उच्चारित होता है। केवल नाक, इसमें क्या आ जाएगा? केवल नाक से उच्चारित होने वाला, केवल नाक से उच्चारित होने वाला वर्ण, केवल नाक से उच्चारित होने वाला वर्ण। तो केवल नाक से उच्चारित होने वाला वर्ण एक ही है, वो है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इस चीजों को। फिर अगले स्लाइड पे हम लोग अगले अथी पे देखते हैं। ठीक है, बोर्ड तो भर गया है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब खत्म होने के कगार पर ही आपका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्णमाला क्रम का। किसका? वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम, आखिर ये होता क्या है वर्णमाला क्रम? तो जैसे कि हम लोग वर्ण लिखते हैं, अ से लेकर के ह तक लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा? तो बहुत ही बच्चा कहेगा सर सबसे पहले तो अ आता है। नहीं, सबसे पहले आपका अनुस्वार आता है। क्या आता है? अनुस्वार। ये याद रखेंगे, क्रम पूछ लेता है आप लोग से, नहीं पूछेगा लेकिन आगे आपसे काम आ जाएगा। बताइए हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले कौन से वर्ण को हम लोग लिखते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको याद रखिएगा। तो वर्णमाला क्रम में सबसे जो पहला वर्ण को रखा जाता है उसमें वर्णमाला क्रम क्या है? तो वर्णों को मतलब सबसे पहले कौन वर्ण आएगा उसको सबसे कहेंगे, उसके बाद जो सबसे लास्ट में आएगा उसको घटते या बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, जैसे घटते बढ़ते क्रम आप मैथ में पढ़े होंगे ना, उसी टाइप से है यहाँ पर कि सबसे पहले भाई कौन सा वर्ण आएगा उस वर्ण को, उसके बाद कौन आएगा फिर उसको बाद कौन आएगा उसको। इसी टाइप से हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला क्रम कहते हैं। यानी वर्णों को व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णों को या वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम को हम लोग वर्णमाला क्रम कहते हैं। फिर से सुनेंगे, एक वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णमाला के व्यवस्थित वर्णमाला क्रम वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम को हम लोग वर्णमाला क्रम कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं कि सबसे पहले जो वर्ण वर्णमाला में आता है वो आता है आपका अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार वाला बात। उसके बाद आता है अर्धचंद्र, जिसपे अर्धचंद्र रहेगा वो। इसके बाद आता है विसर्ग। ठीक है, क्या आता है? विसर्ग आता है। ये 3 गो सबसे पहले वर्णमाला क्रम में आता है। उसके बाद आप जैसे अ आता है उसको लिख दीजिए, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ,
ओ औ ये आ गया। इसके बाद जैसे क, और क से ही क्या मिलकर के बनता है, क से अक्ष मिलकर के बनता है, क्या बनता है, अक्ष। तो क के जस्ट बाद आएगा अक्ष, क ख ग घ च छ ज। अब देखिए ज से क्या मिलकर के बनता है, ज्ञा बनता है, क्या बनता है, ज के बाद जस्ट आएगा ज्ञा, झ और या, ठीक है। इसी में आएगा ट ठ ड, उसके बाद ये उत्क्षिप्त वाला, उसके बाद ढ यानी ये उत्क्षिप्त वाला, और उसके बाद न। उसके बाद देखिए त के बाद जस्ट आएगा त्र, क्या आएगा, त्र आएगा, क्योंकि त और र मिलकर के त्र बनता है, त्र त थ द ध न, ठीक। इसी के बाद देखिएगा प फ ब भ म, ये इसका क्रम है, क्रम एकदम याद रखना है, क्रम नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत हो जाए। प फ ब म, इसके बाद आता है य र ल व, ठीक है, य र ल व, व के बाद तालव्य श, तालव्य स के जस्ट बाद स्र, तालव्य स दंत स, तालव्य स मूर्धन्य श, उसके बाद दंत स, और लास्ट में आता है आपका ह, ठीक है। उसके बाद ये इतना हो गया। अक्षर ज्ञा तो उसी में समझ लिए हैं, इन्हें की अक्षर ज्ञा लास्ट में। अक्षा देख लीजिए यहाँ, क के बाद अक्षर का स्थान है, ठीक है, ज के बाद ज्ञा का स्थान है, त के बाद त्र का स्थान है, और तालव्य स्व के बाद स्र का स्थान है। ये आपका वर्णमाला क्रम हो गया। फिर आता है कि य र ल व और तालव्य स्व के साथ अगर आपको कहीं अनुस्वार मिल जाए, ठीक है, कहीं मतलब म मिल जाए, तो उस म को हम लोग उच्चारण स्थान में अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, उच्चारण के रूप में अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर रंभ लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे यहाँ पर डिपेंड करता है, कहाँ से देख लीजिए, यहाँ इसके अनुस्वार के आगे में जो वर्ण रहेगा, अनुस्वार उसके अनुसार बदल जाएगा। अगर अनुस्वार के आगे में प फ वाला कोई बात है तो अनुस्वार म हलंत में बदलेगा। किसमें बदलेगा, म हलंत में बदलेगा। बाद बाकी अधिकतर में जितना भी अनुस्वार हो जाएगा वो अनुस्वार रहेगा, ठीक है। वो म तो पढ़ाएगा जरूर, लेकिन वो क्या कहते हैं, उच्चारण में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार के ही तौर पर उसको रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। हो गया। जैसे आप एवं का उच्चारण देख लीजिएगा, ये तो एवं, एवं तो ऐसे लिखा जाता है, य र ल व के बाद जो रहता है अनुस्वार वो क्या रहता है, वो म हलंत में बदलेगा, जिसके, लेकिन इसको हम लोग पूरा एव ही बोलेंगे, ठीक है, एवं नहीं बोला जाएगा पूरा। तो ये था आपका आज का क्लास। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में आप लोग के नए चैप्टर के साथ, ठीक है, नए उमंग के साथ, ठीक है। तो जय हिंद। फिर आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भेजिए, और कमेंट में भी बताइए अगला कौन चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, उसको हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।